चलो, तो विनोद, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और यह है लेक्चर नंबर 2 हिस्ट्री का। पिछले वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो पार्ट है हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री, उसके बारे में। ई वीडियो में हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। नहीं होगा उसका गारंटी मेरा नहीं है, लेकिन ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलो भाई, बात समझ में आ गया तो हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आपके क्या पढ़ना है? प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्री हिस्ट्री एक ऐसा फेज है। हाँ, तो प्री हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग देख लें तो प्री हिस्ट्री ऐसा चीज है ना, इसका एविडेंस हम लोग को कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज अवेलेबल। मतलब प्री हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है? अवेलेबल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब कुछ खनन में निकल गया, गड्ढा किए हैं, किसी का लाश निकल रहा है, मटका निकल रहा है, चूड़ी निकल रहा है, गेहूं का साक्ष्य निकल रहा है। तो जो खुदाई करने पर उस जमाने का जो चीज मिल रहा है, उस जमाने का जो वस्तु सामान मिल रहा है, उसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? अवेलेबल। बट देयर इज but the literary source is not available. Literary source is not available. आ गया बात समझ में? मतलब आपको ऐसा कोई किताब नहीं मिलेगा जो उस समय के बारे में चर्चा करे। आपको बहुत पुराना किताब, अगर लिटरेरी सोर्स का हम बात भी करें तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिटरेरी सोर्स मिल जाएगा। वो बात अलग है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस जमाने का हम लोग को लिटरेरी सोर्स क्या मिल जा रहा है? मिल जा रहा है। However, it is not deciphered about the literary source of Indus Valley civilization, but yet we can say that there is a availability of the literary source of Indus Valley civilization. But in the case of prehistory, literary source available नहीं है। Literary source क्या है? Available नहीं है। तो archaeological source है, literary source है ही नहीं। इसमें क्या होता है, इस वाले में हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये क्या है? ये तो अवेलेबल है। और लिटरेरी सोर्स क्या है? सोचो विनोद, सोचो, है कि नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई लिटरेरी सोर्स है कि नहीं है? या वैदिक सोसाइटी का लिटरेरी सोर्स है कि नहीं है? जैसे कि हम लोग बात करें लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स, तो ये भी अवेलेबल है। समझ में आ गया? आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, लिटरेरी सोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। In this case, literary archaeological source is only available, but the literary source is not available. In this case, literary source, यहाँ पर जो literary source है वो है तो, लेकिन पढ़ल पार नहीं लगता है। यहाँ पर literary source क्या है? Not yet deciphered, deciphered, या फिर अगर deciphered नहीं तो डिकोडेड कर दो। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है? लिटरेरी सोर्स है तो, मगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का लिटरेरी सोर्स हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। समझ में आ गया? तो प्रोतो हिस्ट्री में क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है और लिटरेरी सोर्स भी है, लेकिन लिटरेरी सोर्स को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। समझ में आ गया? एक सेकंड, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। तो बात समझ में आ गया? प्री हिस्ट्री में क्या हो रहा है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। प्री हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्स है भाई, बढ़िया बात है। प्री हिस्ट्री में क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। प्री हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्स है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो हम लोग इसको डिस्फर कैसे करेंगे? प्री हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्स है लेकिन लिटरेरी सोर्स है ही नहीं। प्रोतो हिस्ट्री में क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो खैर है ही, लेकिन लिटरेरी सोर्स भी है, और वो जो लिटरेरी सोर्स है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं।
आर्कियोलॉजिकल सोर्स तीनों में रहेगा, ई में भी आर्कियोलॉजिकल रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो आर्कियोलॉजिकल को यादें मत करो, जब तीनों में है तो क्या लेके दिमाग लगाना है। लिटरेरी सोर्स के बारे में देखो, उसमें नहीं है, इसमें है पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसमें क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स इट विल बी अवेलेबल। और लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स समझ रहे हैं ना, उस जमाने का लिखा हुआ है कोई किताब, या पत्थर में हम लोग छीनी से ऐसे ऐसे मार मार के उस पर कुछ लिख रहे हैं, समझ में आ गया। तो लिटरेरी सोर्स क्या होता है, अवेलेबल होता है, अवेलेबल एंड डेसिफर और डिकोडेड। बात समझ में आ गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्स तीनों में है, इसमें लिटरेरी सोर्स है ये नहीं है, इसमें है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसमें है भी पढ़ भी ले रहे हैं। तो ये तीनों का हो गया वो शुरुआत बात। अब हम लोग बात करते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, टारगेट करके अब उसी को पढ़ेंगे। तो ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक खत्म कर देंगे और फिर इसमें चले जाएंगे, फिर ये खत्म करके उसमें चले जाएंगे। तो अभी प्री हिस्ट्री स्किप कर दो, 10 सेकेंड आगे टाइम बताना है तो। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री, देखो प्री हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री से का प्रारंभिक दौर। जैसे आप लोग का एग्जाम में अगर, जैसे अगर आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले वो प्री बोर्ड। तो उसी तरह से हिस्ट्री का जो पहले का बात है या हिस्ट्री का शुरुआती दौर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। समझ में आ गया। अब प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें, इसमें इंसान जो है पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं जानता था, प्री हिस्ट्री में हम लोग ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। समझ में आ गया। अब प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें हम क्या बताया था आपको, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है कि नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है लेकिन लिटरेरी सोर्स नहीं है। अब इसमें हम आपको बताए थे कि इसका हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, कौन कौन, इसमें हम लोग 4 भाग में बांटते हैं इस तरह से, पैलियोलिथिक, यहाँ पर मेजोलिथिक, यहाँ पर नियोलिथिक, और यहाँ पर चैल्कोलिथिक। समझ में आ गया, मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक और पैलियो, मेजो, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। अब पैलियोलिथिक में हम बात करते हैं पैलियोलिथिक के बारे में कि पैलियोलिथिक में क्या क्या हुआ था। पैलियोलिथिक में हम बात करें तो पैलियोलिथिक के समय से ही, पैलियोलिथिक के समय में हम लोग क्या यूज करते थे, इसमें हम लोग बेसिक टूल्स का यूज करते थे, यूज ऑफ टूल्स, जैसे कि चॉपर्स, हैंड एक्स, ये सब। और यह बना किस चीज से होता था, बेसिकली स्टोन से। इस तरह से एक स्टोन रहता था और आगे से ये नुकीला रहता था। समझ में आ गया। तो इस तरह से स्टोन बनाया जाता था, इसको यहाँ पे एक छड़ी से ऐसे बांध दिया जाता था और जानवर को लेकर के मार दिया जाता था। समझ में आ गया। तो हैंडेक्स और चॉपर्स इन सब का हम यूज करते थे, क्लेवर का भी यूज करते थे। समझ में आ गया। तो जितना भी रॉक्स होता था वो सब किस चीज का बना हुआ था, सॉरी रॉक्स बोल रहे हैं, जितना भी टूल होता था किस चीज से बना होता था, रॉक का। और रॉक में भी हम लोग ज्यादातर जो है सैंड स्टोन का यूज करते थे। अब सैंड स्टोन का यूज करने का वजह है, सैंड स्टोन जो होता है
उसको कार्व करना जो होता है वो ज्यादा इजी होता है। तो आप लोग देखिएगा सैंडस्टोन का हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, या ये वाला हथियार बनाने में हम लोग यूज करते हैं। सैंडस्टोन का हम लोग और भी, जैसे अगर अशोक का पिलर, पटना में एक जगह है कुम्हरार, वहां पर आपको अशोक का पिलर भी मिल जाएगा, वो भी सैंडस्टोन का है। क्यों बनाया गया है, कार्व करना इजी है। तो जितना भी आपका टेम्पल या क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर्स मिलता है हिस्टोरिकल, जो कि रॉक बेस्ड है, वो आपका ज्यादातर सैंड स्टोन से बना हुआ था, सैंड स्टोन। समझ में आ गया, हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शन रहता भी है। तो बाकी हम लोग सैंड स्टोन से इसका यूज किया जाता है। अब इसका इकोनॉमी किस चीज पे बेस्ड था, वहां पर लोग क्या बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करने जाते थे। इकोनॉमी क्या था इसका, इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। मतलब उस जमाना का जो आदमी था ना, खाना बदोश जिसको कहा जाता है, उस टाइप का आदमी था। मतलब अपना भोजन के लिए क्या करता था, स्विगी से नहीं तो जोमेटो से ऑर्डर करता था। ऐसा नहीं है, स्विगी जोमेटो नहीं था उस समय, तो किस चीज से करता था, खुद जाकर ले जाता था, नहीं वो भी नहीं है। तो उस समय का जो लोग है वो ऐसे भाड़ा लेके जाता था। बना देते हैं इसका आपको। तो उस जमाना का जो लोग है ऐसे करके जाता था, और ऐसे करके भाला रखे हुए रहता था। और यहाँ पे कोई बड़ा सा बकरी टाइप का घास खा रहा है, तो ये बकरी को ऐसे करके खत से मार देता था और कह देता था हमर हो गए। तो इसको कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। तो उस जमाना में आदमी ऐसे ही करता था, या कोई फल खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, कच्चा मांस खा लिया। तो उस समय इंसान क्या कर रहा है, जानवर पे डिपेंडेंट है। किस चीज पे, हंटिंग पे तो हम लिख दिए हैं, फ्रूट्स, रॉ मीट, कच्चा मांस खाया जाता था। तो इन सब पे जो है हमारा जो है उस जमाना का जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट था। समझ में आ रहा है ना। अब इस जमाना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुआ, वो हुआ, इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग। डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग का खोज कब हुआ, पैलियोलिथिक एज में। और पैलियोलिथिक जो भी है ना, वो भी तीन भाग में एक तरह से बता हुआ है। एक है तुम्हारा अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, एंड द थर्ड इज अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो फायर का जो इन्वेंशन है वह मिडिल पैलियोलिथिक में हुआ था। तो फायर का इन्वेंशन कब हुआ था, मिडिल पैलियोलिथिक में हुआ था। इसी समय इंसान जो है पेंटिंग बनाना चालू किया गया था, पेंटिंग। और हम लोग जो है केव शेल्टर का यूज करना चालू कर दिए थे। केव शेल्टर का जो यूज है वो बेसिकली वो हुआ था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। अपर पैलियोलिथिक, अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक जो पीरियड है उस समय इंसान जो है ज्यादा कुछ नहीं जान रहा है। लेकिन जैसे जैसे पैलियोलिथिक पीरियड आगे बढ़ता जा रहा है, अपर पैलियोलिथिक तक आ जा रहा है, सीधा पैलियोलिथिक समझिए, पैलियोलिथिक के अंत में हम लोग पेंटिंग करना चालू कर दिए, केव शेल्टर चालू कर दिए, यानी गुफा में रहना चालू कर दिए, आग का खोज हो गया। पेंटिंग में आप लोग देखिएगा इस तरह का जो हम चित्र बनाए हैं, इस तरह का आपको चित्र मिल जाएगा, तो पैलियोलिथिक है। या फिर ऐसे करके क्रॉस बना देगा, यहाँ से कोई जानवर जैसा बना देता है, इस तरह से बना देगा, इसमें एक आदमी ऐसा करके बैठा देता है, और यहाँ से ऐसे करके भाला दे देता है। तो इस तरह का आपको जो पिक्चर है वो भीमबेटका में देखने के लिए मिल जाएगा। या कोई आपके घर में अगर कोई बच्चा आता है तो भी दीवार में इस तरह का पेंटिंग करके चला जाता है, इस तरह से कर देगा। तो इस तरह का जो पेंटिंग है यह जो है कब चालू हो गया, पैलियोलिथिक पीरियड, और पैलियोलिथिक पीरियड के अपर पैलियोलिथिक एज में। तो खाली पैलियोलिथिक याद कर दीजिए। यह जो पेंटिंग है इसको मुराल पेंटिंग कहा जाता है, मुराल।
मुराल पेंटिंग जो पत्थर पे किया जा रहा है उसको मुराल पेंटिंग कहते हैं। नेचुरल कलर से इसका बनाया जाता है। समझ में आ गया ना। और इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें डिस्कवरी ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ फायर, तो डिस्कवरी ऑफ फायर अगर आपसे पूछेगा कब हुआ, तो पैलियोलिथिक एज में। अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक ये सब मत याद करना, खाली बोल देना पैलियोलिथिक एज में इसका इन्वेंशन हुआ था। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चल जाते हैं, सब चीज़ तो हमने बता ही दिया। अब हम लोग को पढ़ना है मेजोलिथिक एज के बारे में। अब मेजोलिथिक एज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जब पेलियोलिथिक जब एज खत्म हो गया, तो तब किस चीज़ का चालू हुआ, मेजोलिथिक का। मेजोलिथिक का ये तुम्हारा है 10,000 साल BC से 6,000 BC, यानी आज से 8,000 से 12,000 साल पहले का जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, मेजोलिथिक। ये जो पीरियड है इससे कहते हैं माइक्रोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक पीरियड। मतलब इस समय हम लोग क्या किया, पत्थर का छोटा छोटा हथियार बनाना क्या कर दिया, चालू कर दिया। मतलब जैसे हम पत्थर है कोई, तो उसको हम उसका तोड़ना चालू कर दिए, छोटा छोटा पत्थर। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला भाला, ये इसको कहते हैं माइक्रोलिथिक एज। या इस तरह का हम कुछ बना दिया और यहाँ पे एक डंडी बांध दिया, तो ये हो गया माइक्रोलिथिक एज का समय। इस समय माइक्रोलिथिक एज समझ में आ गया, मतलब छोटा हम लोग हथियार यूज करना चालू करे, छोटे आकार का। पहले तो हम लोग यूज करते थे बड़ा टाइप का पत्थर यूज करते थे। समझ में आ गया, इतना बड़ा पत्थर यूज कर रहे हैं, इतना बड़ा। अब छोटा छोटा पत्थर यूज कर रहे हैं, आगे में लगा दिया, जैसे तीर बना दिया। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर तीर बना दिए, इस तरह से धनुष बना दिए, आगे यहाँ पर छोटा लगा दिए, तो छोटा जो पत्थर हम लगा रहे हैं इसको क्या कहेंगे, माइक्रोलिथ। तो ये वाला ये जो है इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। अब जो टूल बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का यूज किया जाता था। अब जब माइक्रोलिथिक एज आया, जैसा हम बताएं यहाँ पर बो एंड एरो, तो बो एंड एरो जो है वो भी चालू हो गया। तो इसकी वजह से क्या चालू हो गया, बो एंड एरो। अब आप कहीं जा रहे हैं घूमने और वहां एक पत्थर में आपको एक आदमी मिल गया है, बो एंड एरो लिए हुए, तो उस जो पेंटिंग है बो एंड एरो लिए हुए व्यक्ति का, वो कब का हो सकता है, इधर का हो सकता है या इधर का हो सकता है। इधर का तो नहीं होगा, हो सकता है मीजो का हो, न्यू का हो, चालकू का हो या एंशियंट हो, कुछ का भी हो, लेकिन उधर का तो नहीं होगा पैलियोलिथिक का, इधर का हो सकता है। इस समय फ्यूनरल स्टार्ट हो गया, फ्यूनरल, स्टार्ट ऑफ फ्यूनरल, अंतिम संस्कार। तो इस समय किस चीज का चालू हो गया, फ्यूनरल का। इस समय हंटिंग एंड गैदरिंग जो है अभी भी चलता आ रहा है, मतलब मारो काटो खाओ, और पका सकता है तो पकाओ। तो हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन एज ए इकोनॉमी, हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब अभी वो मार रहा है, काट रहा है, खा रहा है, दिस इज कॉल्ड हंटिंग एंड गैदरिंग। अब यहाँ पर हम लोग को जो है, यहाँ से हम लोग को चावल का साक्ष्य भी मिलने लग गया, एविडेंस ऑफ राइस हस्क, मतलब चावल का जो भूसी होता है, एविडेंस ऑफ राइस हस्क। पाकिस्तान में एक जगह है सुलेमान और पिरथल पहाड़ी, वहां पर आपको लगभग 9,000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिलेगा, सबसे पुराना चावल का साक्ष्य वहीं पे मिला। समझ में आ गया। और हम लोग बात करें तो इस समय हम लोग राइस हस्क का एक खोज हो गया। कोलदीहवा जो है इसी एज का है, बागोर, लामगंज, मरेना, भीमबेटका, ये सब जो है इसी एज का है। तो मेजोलिथिक में ही वाला बात जो है मेन है। और तो ये हो गया मेजोलिथिक एज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में, नवपाषाण एज, नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक जो पीरियड है वह आपका मेजोलिथिक के बाद का जो पीरियड है उसे क्या कह रहे हैं,
नियोलिथिक पीरियड कह रहे हैं। एक व्यक्ति थे इतिहासकार गार्डन चाइल्ड, उन्होंने नियोलिथिक पीरियड को नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बारे में नाम दिया। अब इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहने का कारण ये है, इसका नाम ही देखिए नियो, मतलब सब चीज नया नया चालू होने लग गया, मतलब एक क्रांति आने लग गया समाज में। समझ में आ गया? मतलब पहले आदमी क्या करता था, कुछ भी मिल रहा है खा लिए। इस समय क्या हो रहा है, इंसान जो है प्रॉपर खेती करना चालू करने लग गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल भी स्टार्ट कर दिया, ज्वाइंट फैमिली भी स्टार्ट कर दिया गया। तो इस समय हम लोग क्या कहते हैं, इस समय सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंज होने लग गया। इस समय चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। क्यों? एग्रीकल्चर हैड स्टार्टेड। तो इस समय क्या हो गया, खेती का चालू हो गया, और तो ये चालू हो गया। और ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन, मतलब आप इंसान जो है इधर से उधर व्यापार करने के लिए, किसी चीज के लिए माइग्रेट करना चालू कर दिया, तो इसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन। फैमिली हैड स्टार्टेड, मतलब लोगों ने अपना परिवार बनाना चालू कर दिया। फैमिली फैमिली की जगह लिख देते हैं ज्वाइंट फैमिली हैड स्टार्टेड फैमिली। तो इन सब के वजह से सोशल फैमिली हैड स्टार्टेड, इसकी वजह से हम कहते हैं सोशल सामाजिक बदलाव आ गया। समझ में आ गया? रिश्ता नाता, ये मेरा बाप है, चाचा है, दादा है, ये सब स्टार्ट होने लग गया। इंसान इधर से उधर जाने लग गया, इधर का आदमी दूसरे देश जा रहा है, दूसरे देश का आदमी इधर आ रहा है। एग्रीकल्चर जो है, सॉरी हाँ, एग्रीकल्चर यानी खेती भी स्टार्ट हो गया। तो यह जो है एग्रीकल्चर, वो इकोनॉमी जो होता है प्री हिस्ट्री का, उसमें बदलाव लाया। तो इन सब में क्या होने लग गया, और इंसान जो है फैमिली स्टार्ट हो गया, तो एक शेल्टर भी मिल गया इंसान को। शेल्टर शेल्टर तो इंसान को क्या मिल गया, शेल्टर भी मिलने लग गया। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इंसान जो है थोड़ा सा तरक्की करना चालू कर रहा है। अब तो इसमें क्या हम करते हैं, फैमिली स्टार्ट हो गया, तो हम बताए थे कि रिश्ता नाता भी चालू हो गया। तो बिगिनिंग ऑफ किनशिप, KINSHIP, मतलब रिश्तेदारी भी अब चालू हो गया। ये हमारे चाचा है, हमारे गोतिया है, ये सब तरह से चालू होने लग गया। अब पॉलिश टूल, इस समय हम लोग किस तरह का टूल यूज कर रहे हैं, पॉलिश्ड टूल्स, मतलब एकदम पिझा हुआ जो टूल्स है, जिसको हम लोग एकदम शार्प कर देते हैं। जैसे आप अगर जाइएगा कहीं पर देखिएगा, दो गो चाकू ऐसे से रगड़ रहा है, वो एकदम पॉलिश रहता है। पहले का जो पत्थर है वो जो नोकीला मिल गया, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, टूल को हम लोग प्रॉपर क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का अलग अलग आपको साइट में मिल जाएगा, जैसे बुर्ज होम, गुफकराल, चिरांद, नागार्जुन कोंड, पिकली हाल कर्नाटका में। तो ये सब साइट्स हैं। तो ये सब साइट्स हो गया नियोलिथिक एज का। नियोलिथिक एज के बाद हम लोग चलते हैं चाल्कोलिथिक एज में। तो चाल्कोलिथिक एज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चाल्कोलिथिक एज जो है, उसे कॉपर या स्टोन एज भी कहते हैं, नोन एज कॉपर और स्टोन एज। तो ये हो गया चाल्कोलिथिक एज के बारे में। अब कहा जाता है कि यहाँ पर जो है इंसान जो है और ज्यादा उन्नत करते चला गया। पिछले में क्या हुआ था, इंसान जो है खेती करना चालू कर दिया था। अब यहाँ पर चाल्कोलिथिक एज में जैसे कि एग्रीकल्चर जैसे पिछले बार में तो स्टार्ट हो गया, तो राइस, बाजरा, रागी, इन सब का खेती भी करना अब चालू इंसान कर देता है। और अगर हम इसमें बात करें
तो इसमें कॉपर एज भी कहा जाता है कि कॉपर का खोज हुआ था। तो सबसे पहला खोजा गया धातु या एलिमेंट कौन सा है? कॉपर। मेंट टू डिस्कवर। इंसान द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा है? कुत्ता। डॉग इज द फर्स्ट एनिमल विच इज डोमेस्टिकेटेड बाय द ह्यूमंस। तो कुत्ते को हम लोगों ने सबसे पहले उसको क्या किया? पालना चालू किया। गाय क्यों नहीं आ रहा है? गाय जो है वो, अगर हम इसमें भी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात करें ना, तो गाय का साक्ष्य नहीं मिल रहा है, या बहुत रेयर मिल रहा है, बहुत रेयर, जिसके बारे में शायद पढ़ना भी किताब में ज्यादा दिया हुआ भी नहीं रहता है। हाँ, इंडस वाली सिविलाइजेशन में ऑक्स का ज्यादा आपको सिंबल मिल जाएगा, ऑक्स, बुल, ये सब के बारे में आपको मिल जाएगा। लेकिन काऊ जो है वह आपको वैदिक पीरियड से आपको उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। तो काऊ तो अभी नहीं आ रहा है, अभी कुत्ता आ रहा है, तो कुत्ता के बारे में समझ लो। अब तो ये तो हो गया चालकोलिथिक एज के बारे में। अब इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो है चालकोलिथिक एज इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जेसन हैड स्टार्टेड। अब यही चालकोलिथिक एज जो है जब डेवलप करना चालू कर देता है, जब चालकोलिथिक, जैसे हम क्या बताए थे, पैल्कोलिथिक, सॉरी पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज जब डेवलप किया तो क्या आ गया? मेजोलिथिक। मेजोलिथिक चला, मेजोलिथिक एज जब डेवलप किया तो नियोलिथिक एज आने लगे। नियोलिथिक के डेवलपमेंट के बाद हम लोग क्या देखें कि चालकोलिथिक एज आ रहा है। अब ये चालकोलिथिक एज भी डेवलप करता है, और चालकोलिथिक एज जब डेवलप कर जाता है तो आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। इतना हम लोग तो बात कह ही सकते हैं। समझ में आ गया? तो मानव के द्वारा सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सा है? तांबा है। तांबा यानी कि कॉपर। सबसे पहला पाला गया जानवर हम लोग का कौन सा है? कुत्ता है, डॉग है। और माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं? माइक्रोलिथिक, मेजोलिथिक पीरियड को कहते हैं। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ फायर। इन्वेंशन ऑफ फायर कब हुआ? इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ, कब हुआ? पैलियोलिथिक एज में। पेंटिंग, पैलियोलिथिक एज में, सॉरी पैलियोलिथिक पीरियड में पेंटिंग जो होता है ना, इस जमाना का, उसको मुराल पेंटिंग कहते हैं। तो मुराल पेंटिंग याद कर लीजिएगा कि मुराल पेंटिंग क्या होता है। मुराल पेंटिंग वही होता है, नेचुरल कलर का हम लोग यूज करते हैं। इस जमाना का बारे में हम लोग को साक्ष्य क्या क्या मिल रहा है? इंसान का कंकाल। अब इंसान का कंकाल आप सोचिए, अभी हम किसी को मार के दफना दें तो साल भर में उसका हड्डी जो है वो सड़ के खत्म हो जाता है या डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरह से सॉइल में। मगर उस जमाना का जो कंकाल है, वो उस जमाना में जो दफनाया गया कंकाल है वह अभी भी प्रिजर्व है बढ़िया तरह से। तो वह क्यों नहीं ऐसा हुआ कि डिकम्पोज हो गया, गायब हो गया, मिट्टी में मिलकर खत्म हो गया? तो उसका कारण है, ये कारण खाली सुनने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए कॉपी में मत लिखिएगा। तो पहले का जो लोग था ना वो नमक का यूज नहीं करता था। नमक का यूज ना करने की वजह से उसका जो बोन्स है वह मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता था, जिसकी वजह से अभी भी हम लोग को क्या कहते हैं, एक्सकेवेशन में बोन्स मिलते हैं। मगर जो अभी के लोग जो दफनाया जा रहा है अब्राहमिक रिलीजन में या हिंदू रिलीजन में भी जो लोग दफनाए जा रहे हैं, तो उनका बोन्स जो होता है वो ज्यादा ही डिजॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया वाला बात? तो ये हो गया आपका। और फिर हम लोग को और भी बहुत सारा मिलता है उस जमाना का। अगर हम लोग को, हालांकि बुलियंस का आपको नहीं मिलेगा, उस समय का आपको बर्तन भी नहीं मिलेगा, वही आपको उस समय का जो टूल्स है, बेसिक टूल्स मिलेगा, या फिर आपका जो क्या कहते हैं, इंसान का कंकाल मिलेगा। इसके अलग अलग साइट्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर है? यह साइट्स, भीमबेटका जो है तो वो आपका एमपी में है। भीम बेटका यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने पर भीमबेटका मिल जाता है।
तो भीमबेटका के बारे में। गुफे कराल, गुफे कराल कहाँ पर है? कश्मीर में। अगर हम आप लोग चाहते हैं इसको लिखने के लिए, सॉरी गुफे कराल नहीं, हाँ गुफे कराल, तो गुफे कराल के कहाँ पर है? वह कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में। बुर्ज होम में तो इंसान के साथ कुत्ता भी दफनाया हुआ मिल जाता है। अगर इंसान के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिल जा रहा है, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? इंसान के साथ कुत्ता दफनाया मिल रहा है बुर्ज होम में, मतलब अगर इंसान मर रहा है तो उसका कुत्ता को भी हमको लगता है जबरदस्ती मार देता होगा और साथ ही दफना देता होगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, साथ में दो कुत्ता और इंसान साथ में थोड़ी ना मरेगा। या तो इंसान मरेगा, तो इंसान मरा तो उसका कुत्ता ही मार के साथ में उसको दफना दिया। नहीं, कुत्ता के मरने पर जैसे कि ऐसा नहीं होता कि कुत्ता मर गया तो उसका मालिक को ही मार के दफना दिया, ऐसा नहीं होता है। मरता जरूर है पहले मालिक, फिर साथ में उसका कुत्ता को मारा जाता है, फिर दफना दिया जाता था। समझ में आ गया? तो ये हो गया बुर्ज होम। फिर बिहार में चिरांद है। कोलदीवा जो है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है। और दमदमा है। दमदमा में जो है एक साथ तीन कंकाल मिला है। दमदमा में एक साथ तीन कंकाल मिला है, मतलब 3 स्केलेटन्स मिला है दमदमा में। और बुर्ज में क्या बताया? डॉग अलॉन्ग विथ हिज मास्टर इज ब्यूरिड इन बुर्ज होम। डॉग अलॉन्ग विथ हिज मास्टर। तो ये सब हो गया। और बस यहाँ पर हम लोग यहीं पर छोड़ रहे हैं, और तो हम कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं। बाकी बाकी यहाँ से जो है ना, डिस्कवरी ऑफ फायर कब हुआ, पेंटिंग कब हुआ, केव शेल्टर कब हुआ, ये सब माइक्रोलिथिक पीरियड। यहाँ से ये वाला सवाल आता है कि माइक्रोलिथिक पीरियड किसको कहा जाता है, तो एक ये डिस्कवरी ऑफ फायर, पेंटिंग, ये सब। चैल्कोलिथिक एज, कॉपर का इन्वेंशन, इन्वेंशन सॉरी डिस्कवरी, इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर होता है। तो डिस्कवरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? इस समय। और एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ? न्योलिथिक पीरियड में। और शेल्टर, ज्वाइंट फैमिली, ये सब देख लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हमसे पूछिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्रीकल्चरल स्टार्टेड, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कॉपर, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी और सब भी जो लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे, प्री हिस्ट्री हो गया, प्रोतो हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।